आसान था, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताओ। मतलब तरीके से हमारा जो वाष्प दाब है उसके मात्रा को हमने यहाँ पर बार लिया है। बार का मतलब टूटता बार बार नहीं है। तो इसको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, जो कि है आप लोग मर कर जी कर कैसे भी। इस वाले क्वेश्चन को तो बढ़िया से समझ लेना। एग्जाम देने जाओ तो ये बोल कर जाना कि अगर जो मैंने नहीं पढ़ा है वो आ गया, तो इसका मतलब है कि। तो यार अगर आप लोग देख चुके हो विलियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पहला वाला वीडियो, यानी कि पार्ट 1 वीडियो, तो स्वागत है आप सभी का पार्ट 2 वीडियो में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और कुछ और मतलब धमाकेदार क्वेश्चंस को, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करें कुछ अभी यहाँ पर लिखे क्वेश्चंस की, तो इतना तो मैं बता देना चाहूँगा भैया कि जो भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं वहाँ पर लिख दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो क्वेश्चंस होंगे कि हाँ चलो भाई ठीक है ऊपर नीचे तक है, तो उस पर मैं बस उसको मैं बस करवा दूंगा। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो तो डिस्कस करेंगे ही हम इस वीडियो में। उसमें से भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता दूंगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गजब के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलो भाई देखते हैं। तो चलो भाई डिस्कस करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में हम लोग को बोला जा रहा है, हालांकि पहले क्वेश्चन की बात करूं तो आप लोग मर कर जी कर कैसे भी, इस वाले क्वेश्चन को तो बढ़िया से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खतरनाक पूछता है। ये बोलूंगा मैं इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाते हो तो आपको हर सेट में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, संभावना पूरी है। तो चलो देखते हैं क्या है और अच्छे से इसको समझना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। चलो भाई देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर अगर कुछ भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो पहले आपको नंबर पाने के लिए तो यही करना है, जो दिया है उसको ही लिख दो, है ना। कुछ तो लिखोगे कम से कम, कुछ तो कभी भरेगा। चलो भाई, तो जो दिया है हमको पहले वही लिख लेना है। दिया है, दिया है। अब देखते हैं क्या दिया है। तो दिया है भैया 8 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है। विलयन की मोलरता ज्ञात करें। तो यानी कि हमको दिया क्या हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है NaOH घुला है इसमें। तो यहाँ पर विलयन में इतने विलयन में घुला हुआ है, यानी कि NaOH हमारे पास क्या है, NaOH हमारे पास विलेय है ना। जो कम मात्रा में मौजूद है उसको विलेय कहते हैं। तो NaOH क्या हुआ, विलेय हुआ। तो विलेय का मतलब कि दिया है विलेय का भार, ग्राम में दिया है ना, तो विलेय का भार, विलेय का भार 8 ग्राम NaOH है। लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, ये लिख दिया। नेक्स्ट हमको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमको बता रहा है कि 450 ml विलयन में घुला है। 450 ml विलयन में घुला है, मतलब कि विलयन का आयतन दिया हुआ है ml में, है ना। ml लिखा है तो हमारे पास आयतन दिया है, ग्राम लिखा है तो हमारे पास दिया है भार। ठीक है, चलो भाई इसको देखते हैं अब। तो बोला है 450 ml, तो विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन हो गया हमारे पास 450 ml। अब हमको निकालना क्या है, मोलरता। तो लिख लो मोलरता का फॉर्मूला, मोलरता। हम तो भूल गए मोलरता होता क्या है। अरे भैया कंटेनर लो, पानी भरो इसमें, और देखो कि इसके 1 लीटर में कितने मोल विलेय है, इसके 1 लीटर में कितने मोल विलेय है, और वही उसकी क्या हो जाएगी, मोलरता हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई, तो 1 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। ठीक है। अरे भैया विलेय के मोल तो क्या होता है पता है नहीं हम लोग को। यहाँ पर विलेय का मोल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो विलेय का मोल का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, मोल कहीं पर लिखा है तो मोल बराबर बार बटे अनुभार, मोल बराबर बार बटे अनुभार। रट लेना इस चीज को, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डब्बा बना के बढ़िया से कि मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। खतरनाक है भाई, मतलब गजब भाई, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हालांकि आपको पता भी होगा। ठीक है भाई, तो विलेय का मोल मतलब भार बटे अणुभार, इसको लिख दो यहीं पे, अणुभार। हालांकि आप चाहो तो इसको अलग से निकालो और फिर यहाँ पे रखो, बट मैं इसी पर निकाल दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है। तो इसका मान तो ये हो गया, इसका मान ये हो गया, इंटू में 1 में विलियन का आयतन भी तो है, तो विलयन का आयतन
नहीं समझ में आ रहा है, फिर से क्वेश्चन को देखो, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और लगाने की कोशिश करो, क्योंकि खतरनाक पूछता है यार, मतलब बहुत पूछा है। मोललता और मोलरता ये पूछता है यार, मैंने देखा है, मतलब अति लघु उत्तरीय में काफी पूछा है। 2 नंबर में 1 नंबर में पूछ देगा। चलो भाई, तो भार मतलब कि दिया हुआ भार, यानी कि 8 ग्राम। अणु भार मतलब कि NaOH का अणु भार, NaOH, Na का होता है 23। कैसे 23 होता है? Na आता है 11 नंबर पर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम आता है हमारा 11 नंबर पर। 11 क्योंकि विषम संख्या है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 11 का 2 से गुणा करते हैं, 22 होता है, और 22 में 1 जोड़ देते हैं, तो इसका आ जाता है परमाणु भार। अगर इसी जगह पर कोई सम संख्या होती, अगर मान लो मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पर, तो मैग्नीशियम का परमाणु भार निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, 2 से केवल गुणा करते हैं, 1 नहीं जोड़ते, मगर क्योंकि ये विषम संख्या है तो इसलिए 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ भी देंगे, 23 आ जाएगा। ऑक्सीजन आता है हमारा कितने नंबर पर? 8 नंबर पर। 8 दूनी होता है 16, सम संख्या। ये आता है 1, तो 1 विषम है, बट यहाँ पर वो फॉर्मूला काम नहीं करता है, हाइड्रोजन पर फॉर्मूला, और बीन्स लार पर फॉर्मूला काम नहीं करता है। बीन, क्लार, ये जो तत्व हैं, यानी कि Be, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन, इन 4 जो भी 4 हैं, और एक और 5 हाइड्रोजन, इस पर जो फार्मूला है काम नहीं करता है। यहाँ पर लगा देता हूँ, एक आ जाएगा हमारे पास 40 लिख देंगे यहाँ पर, इंटू में 1 में विलियन का आयतन कितना है? 450 ml। अब यहाँ पर होता है खेला। खेला ये हो जाता है कि मैंने तो बोला था कि विलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए, हमने पढ़ा था ना 1 लीटर आयतन में कितना है, पर यहाँ पर तो ml हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, उस ml को लीटर में बदल लेंगे, और उसको बदलने के लिए हम लोग इसमें भगा लगा देंगे भाग 1000 का। जब नीचे लगाएंगे तो वो आ जाएगा ऊपर, तो सीधे हम लोग ऊपर ही लिख देंगे। चलो भाई, ये हो गया। चलो, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 10 से 2 बार में ये गया 9 बार में, 4 से ये गया 2 बार में, बचा हमारे पास 4/9 इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 0.4। और क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मोलरता की, तो इसका मात्रक हम लोग लिखेंगे इतना मोल पर लीटर। ये हो गया हमारा संयुक्त आंसर। ठीक है, चल भाई ढंग से लिखूं यार इसको मैं। चलो भैया, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। तीसरा जगह बाकी है, तो मैं उधर नहीं करूंगा, मैं एक क्वेश्चन इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि बोर्ड थोड़ा सुंदर देखने में लगे। ये समझ में आ गया ना यार, मतलब क्या किया हम लोगों ने, बस मोलरता का फार्मूला लगाया है और कुछ नहीं किया है। मैं कसम बताऊं तो 12वीं क्लास का एवरेज बच्चा भी इसको कर लेगा, मैंने बस झूठ मूठ का इसको बहुत लंबा बना के बताया है, क्योंकि आपको 1 नंबर के बैक बेंचर और आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहीं पर लिख देता हूँ। तो लो भाई, एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, राउल्ट के नियम और इसकी सीमाएं लिखें। 2016, 18, 22, 24 खतरनाक आया हुआ है। मैं कहूंगा कि इसको आप बढ़िया से याद कर लो, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए। ये भी मैं कहूंगा कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हालांकि मैं जो करवा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है, बस इसको कहूंगा मैं थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट मत लिखो इसको, बस इम्पोर्टेंट लिखो। चलो भाई, इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। चलो भाई ठीक है। अब राउल्ट का नियम हमने क्या पढ़ा था? राउल्ट का नियम हमने पढ़ा था कि भैया एक टोकरी रहता है, उसके ऊपर पानी भरते हैं हम लोग, फिर टोपी पहनाते हैं हम लोग, है ना। याद करो कि हमने कुछ ऐसे डब्बा बनाया था, किया था। फिर एक लड़की आती है, टोपी पहना देती है, फिर मैंने कहा था कि लड़कियों का तो काम ही होता है टोपी पहनाने का, है ना, तो आपको याद होगा। चलो भाई, अब क्या होता था कि यहाँ पर जो इसके ऊपर के सतह के जो कण हैं वो वाष्प बन के ऊपर उठते थे, ऊपर उठते हैं, ऊपर उठते थे, और फिर वाष्प बन के जो ऊपर जाते थे सतह पर एक दाब लगाते थे, है ना, कुछ ऐसा ऐसा करके होगा। तो हमने ये बोला था कि ये जो वाष्प दाब है ना, ये इसके इस विलयन में उपस्थित जो कण हैं उसके मोल प्रतिभाज के समानुपाती होता है। ऐसा ऐसा कुछ ऊपर ऊपर से मैंने बताया था, बस इसको लिखना है हम लोग को बढ़िया से ढंग से, ताकि एग्जामिनर नंबर दे दे हम लोगों को, है ना। एक बार फिर से बताता हूँ कि मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था भैया कि विलयन में कोई घटक जो है उसका जो वाष्प दाब होता है वो, यानी कि वाष्प दाब, यानी कि मान लो P प्रेशर, वेपर प्रेशर, P समानुपाती होता है
उसके उस विलयन में उपस्थित मोल प्रभाज के, है ना, इस टाइप से। चलो मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ, राउल्ट का नियम, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे हम लोग और लिखेंगे राउल्ट के नियमानुसार, हम लोग जरा लिख लेंगे, है ना। दूर दूर लिखना है एग्जाम में, ताकि थोड़ा मतलब जगह भरे और लगे कि कॉपी भरी हुई है। ठीक है भैया, तो राउल्ट के नियमानुसार हम जानते हैं कि, फिर की के बाद हम लोग लिखेंगे कि किसी विलयन में, किसी किसी विलयन में किसी घटक का अच्छा, एक बात और है कि ये सब रट्टा मारने की चीज नहीं है ना, इसको बात समझ लो और आके लिखा हो, है ना। हो सकता है किसी का कुछ लिखा है, कोई कुछ लिखा है, ऐसा नहीं कि सबका सेम रहेगा, बट सबका जो कहने का तरीका है वो सब, मतलब कहने का तरीका सबका अलग अलग है, बट सब कहना क्या चाहते हैं, एक ही चीज कहना चाहते हैं, है ना। कहीं पर कुछ अलग तरीके से लिखा रहेगा, कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखा रहेगा, है ना। तो अभी के लिए आप जो मैं एकदम सिंपलेस्ट वे है वो बता रहा हूँ, है ना, बहुत हाई वे में नहीं जा रहा हूँ मैं। किसी विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके उस विलयन में उपस्थित मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। चलो भैया, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट टर्म भी हम लोग देख लेते हैं। तो यानी कि हम लोग इसको लिखते हैं पी ए इज इक्वल, ऐसे, और ये कुछ दूसरे वाले विलयन, दूसरे वाले जो घटक है उसका बता देता हूँ। मैं इसे कह रहा हूँ ना, जैसे मान लो इसमें एक कोई ए डाला, एक डाला बी, ई डाला दारू, ये हमने डाला पानी, दोनों वाष्प बनाएंगे, तो दोनों का यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पी नॉट बी एक्स ए, ठीक है। ये एक्स है, गुणा मत बना देना इसको। एक्स क्या है, मोल प्रभाज है। अच्छा, यहाँ पर क्या चीज़ क्या है ये भी आप लोग को एग्जाम में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जगह नहीं है, अभी हमको सीमाएं भी लिखनी है, सीमाएं यहाँ पर लिखना है। तो सीमाएं का अलग हेडिंग डालता हूँ मैं, सीमाएं। राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं भी हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि आप लोग अगर एग्जाम में ऐसा आ जाता है तो आप लोग पहले लिखोगे इसका इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, आंशिक वाष्प दाब। पी नॉट ए का मतलब क्या है, पी नॉट ए का मतलब है कि शुद्ध शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब, और एक्स का मतलब तो मोल प्रभाज है, ठीक है। तो अब समझते हैं हम लोग इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। तो इनकी सीमाओं की बात करें तो पहला तो ये है कि जो राउल्ट का नियम है ना, वो केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, ठीक है। तो पहला तो ये है हमारे पास कि यह केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। विलयन दो प्रकार से हम लोग ले सकते हैं, विलयन ले या फिर जो भी तनु और सांद्र। तनु में क्या होता है ना, जैसे मान लो पानी ज्यादा होता है, सांद्र में पानी एकदम ना के बराबर है, सांद्र में पानी नहीं होता है, मान के चलो, ठीक है। तो यह केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। चलो भाई, तो ये हो गया। दूसरा एक और है कि ये वैद्युत अपघट्यों के विलयन पर लागू नहीं होता है। चलो भाई, तो हमारे पास दो सीमाएं हो गई। इतने में आपको आराम से 3 नंबर जो है आपको मिल जाएगा। हालांकि ये 3 नंबर में आएगा क्वेश्चन है, ठीक 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 ठीक। तो यहाँ पर हमारा राउल्ट का नियम हो गया और राउल्ट के नियम की जुट्ठे सीमाएं हो गई। अब हम लोग आते हैं ऊपर। ये जो यहाँ पर मैंने हक दिया है इसको मिटा देता हूँ मैं। चलो, थोड़ा सुंदर लग रहा है, उतना भी सुंदर तो राइटिंग मेरी नहीं है, बट ठीक है, चलो एडजस्ट कर लेना मेरी। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप कहोगे सबको इंपॉर्टेंट कह रहे हो, तो इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो चलो भाई, अणुसंघ के गुणधर्म नहीं है। अणुसंघ के गुणधर्म कौन कौन से हैं? एक तो है वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। इन चारों में से अगर कोई यहाँ पर नहीं है, परासरण दाब क्या है, बिल्कुल है। हिमांक में अवनमन बिल्कुल है। वाष्प दाब में अवनमन बिल्कुल है। एक बचा क्वथनांक में उन्नयन, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ही परासर पृष्ठ तनाव पर दे दिया, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है। चलो भाई,
अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 180 ग्राम जल में जल के मोल बताइए। तो मोल बराबर बार बटे अनुबार, ये भी आया हुआ है इतना बार, बट ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत आपका एग्जाम में आपके आ जाएगा। चलो, तो मोल बराबर भार बटे अणुभार, है ना। भार क्या है 180 ग्राम, अणुभार कितना जल का 18 होता है ना, H2O, दो H का 2 और 16, 18, 16 मतलब किसका 16, ओ मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, ठीक है। 16 2 18 होता है, तो ये कितने बार में कटेगा 10 बार में कटेगा, तो हो जाएगा 10 मोल, ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है ना, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब आते हैं इस पर। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये कुछ नहीं तो मान के चलो 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस 4 नंबरों को करने में लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग, और ये संभावना है कि अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको छोड़ कर भी आ जाओगे, और मैं ये कहूँगा कि इस पर माथापच्ची करना वो जरूरी है भी नहीं, ठीक है। बट फिर भी इस पर मैं एक स्टार लगा देता हूँ, ताकि इसको करने पर आपका दिमाग जो है वो खुले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वही करेंगे, बिना क्वेश्चन को पढ़े हम लिख देंगे दिया है, हल दिया है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। हल दिया है H2SO4 का एक नमूना इतने परसेंट W/V है और इसका घनत्व 1.84 ग्राम पर ml है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता मतलब कि ये रहा हमारे पास विलयन, अरे ये क्या बन गया, ये रहा हमारे पास विलयन। इस विलयन के 1 kg विलायक में कितने मोल विलेय घुला हुआ है, ठीक है। यानी कि ऊपर क्या रहेगा विलेय के मोल, नीचे क्या रहेगा विलायक के मोल, अरे विलायक का भार, ससुर का नाती पकड़ा जाऊंगा मैं। चलो भाई, ऊपर क्या रहेगा विलेय के मोल, नीचे क्या रहेगा विलायक का भार, वो भी केजी में, ठीक है। तो यहां पर हम लोग के पास तो कुछ भी नहीं दिया है। सबसे पहले तो हम देखेंगे दिया क्या है, कुछ भी नहीं दिया है, ना तो हमें विलेय का मोल दिया है और ना ही हम लोग को विलायक का भार दिया है। बस यहाँ पर कुछ टर्म दी गई है W/V के रूप में। 94% W/V का मतलब मैंने आपको वन शॉट में बताया है, वन शॉट नहीं पढ़ा है तो जाकर देख लो। 94% W/V का मतलब होता है W/V, ये क्या है आयतन है, ये क्या है भार है। तो यानी कि 100 ml में कितना है H2SO4, 94 ग्राम है। यानी कि 100 ml जो भी हमारे पास विलयन है, 100 ml विलयन में कितना ग्राम H2SO4 है, तो हमारे पास 94 ग्राम H2SO4 है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यानी कि हमारे पास क्या है 100 ml विलयन में H2SO4 कितना है 94 ग्राम है, ठीक है। संभाल लेना यार, थोड़ा घुस गया उसी में। चलो भैया, इतना समझ में आ गया, इतना तो चलो भाई ठीक है, इतना तुम लोग भी कर लेते। अब एक और बात आती है, 94 ग्राम तो हो गया भैया। अब यहाँ पर घनत्व भी दिया हुआ है, तो घनत्व दिया है तो आप कुछ फॉर्मूला याद आपको शायद हो, तो याद हो शायद कुछ ऐसा करके कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो इस हिसाब से हमारे पास भार बराबर हो जाएगा आयतन इंटू में, आयतन इंटू में जो है घनत्व, तो हमारे पास भार बराबर क्या हो जाता है, ये फार्मूला है, ठीक है। भार बराबर होता है आयतन इंटू में घनत्व। कोई साइंटिस्ट होगा आगे कह दिया कैसे होता है, तो होता है और क्या। चलो भाई ठीक है, हम लोग को निकालना है यहाँ पर भार। आयतन कितना है 100 है, और इसका घनत्व कितना है 1.84 है। तो पॉइंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या 184 बचेगा, ठीक है।
184 बचा हमारे पास, तो मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ ना, थोड़ा जगह बचेगा मेरे पास। 100 इंटू 1.84 इज इक्वल टू हमारे पास जगह 184 ग्राम। ठीक है, इसको हम बंद करते हैं भाई। हमारे पास चाहिए क्या, हमको चाहिए विलेय के मोल। विलेय क्या है यहाँ पर, H2SO4 है, तो विलेय का मोल हमारा कैसे निकलेगा, भार बटे अणुभार। भार कितना है 94 ग्राम, अणुभार तो निकल ही जाएगा 98 होता है इसका, है ना। आप वैसे भी जोड़ जोड़ के निकालो तो निकल जाएगा, तो विलेय के मोल तो निकल जाएंगे। नीचे होता है विलायक का भार, तो विलायक का भार, यहाँ पर विलायक तो यार कहीं दिख ही नहीं रहा है ना। ससुर का नाती जो है समझा नहीं आ रहा है, ई का हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना में इतना घटाएंगे तभी मिला का भार आएगा, समझ लू। हमारे पास ये इस तरह से है कि ये रहा हमारे पास कंटेनर, कंटेनर में हमने डाला H2SO4। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। कैसा समझ में आएगा, कंटेनर है, हमने डाला H2SO4, कितना डाला, कितना डाला, हमने डाला 94 ग्राम, हमने डाला 94 ग्राम। ये पूरे बिलियनमा का जो भार है ना जी, और इसका H2SO4 नमूना इतना है और इसका घनत्व इतना है। ठीक है, तो जो भार निकल कर आया वो आया ये, तो जो भार इस पूरे का निकल कर आया वो है 184। किसका भार निकल कर आया, तो वो पूरे विलयन का भार निकल कर आया। उसमें हमने कितना डाला H2SO4, तो डाला 94 H2SO4। तो हमारे पास ये पूरा ये है, ये पूरा ये है, तो हमारे पास विलायक कितना बचा, इतना में से इतना घटा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, विलायक का भार 184 माइनस 94 है ना, 94 है, ठीक 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 ठीक। 184 माइनस 94 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 ग्राम, यानी कि 0.09 kg। चलो भाई, यानी कि 0.09 kg, कैसे kg, 90 ग्राम है, बटे में कर देंगे 1000, और फिर उसके बाद यहाँ पर जीरो से जो कट जाएगा, फिर 0.9 आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग को मोलरता का फॉर्मूला लगा देना है। मोलरता का फॉर्मूला हमारा आंसर जो है कि आ जाएगा, है हमारा मोललता। मोललता हमारे पास क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे विलियन का, विलेय का, विलेय का मोल, विलेय के मोल बटे में विलायक भार। विलेय का मोल मतलब क्या होता है, विलेय का मोल मतलब होता है, मोललता मतलब कि होता है छोटका एम, यानी कि मोल, विलेय के मोल मतलब भार बटे अणुभार, मतलब कि भार बटे अणुभार इंटू में 1/, विलायक का भार कितना है लिख दो यार, काहे परेशान होना। ये रहा हमारा विलायक का भार 0.09। ठीक है, अब हमारे पास भार मतलब कि इसका भार कितना है 94, 94 बटे में अणु भार कितना होता है H2SO4 का अणु भार, कुल मिलाओगे जुलाओगे ना तो H2SO4 का ट्रिक्स मैं आपको याद बता देता हूँ, कैसे ट्रिक याद रखना है आप लोगों को। आप लोग को लिखना है H2SO4, ठीक है, और लास्ट वाला 4 को ऐसे कर दो, बन जाएगा 9, 9 के आगे 8 लिख दो, बन जाएगा 98। ऐसे याद रख लो, 98 होता है इसका अणु भार। ठीक है, या फिर कोई और ट्रिक बना लो, 98 को कैसे लिख सकते हो, 98 ऐसे होता है H2SO4, कुछ अपना ट्रिक बना लो भैया। ठीक है, 98 H2SO4 ऐसे याद रख लो। चलो भैया, तो ये हो जाएगा 98 इंटू में 1 में 0.09 चल ही रहा है, ये घटेगा, ऊपर 2 जीरो आ जाएगा। काटा पीटी करना शुरू करते हैं हम लोग।
तो काटा पीटा शुरू करा जाए। तो भैया देखो यार, अब यहाँ पर इसके बाद कुछ काटा पीटी नहीं हो पा रहा है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो आप लोग को करना पड़ेगा बहुत खतरनाक काम, जिसको कहते हैं भाग। ठीक है, तो ये खतरनाक क्वेश्चन है भाई, 10.65 इसका आंसर आता है। ठीक है, इतना मोल पर केजी इसका आंसर है, 10.65। मगर खतरनाक भैया, इसमें तो यार जान निकल जाएगा। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो इतना तक आप करके छोड़ दो। अगर कुछ हल्का फुल्का कैलकुलेशन आ रहा है, 10 के आसपास में आ रहा है, 10 ही लिख के छोड़ दो। 10.65 लिखा है मैंने, 10.1 लिख के छोड़ दो, 9 लिख दो, कुछ लिख दो, नंबर पूरा मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन कौन ही करने जाएगा, एग्जाम में फटाफट क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इतना समझ में आ ही गया है ना। तो चलो यार, अब और कुछ अलग क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इनको। आप लोग सोचते हो कि यार भैया मतलब शर्ट बदल बदल के आप वीडियो में आ रहे हो, क्या बात है। तो भैया मैं जो वीडियोस वगैरह है, मैं अपना जो समय है उसको निकाल कर बनाता हूँ। तो जब मुझे समय मिलता है तो बनाता हूँ। अभी लगभग 2-4 दिन बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यही सब बात है। चलो देखते हैं क्वेश्चंस को, फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। चलो यार, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है 2017 में। अब 2017 में आया है तो पता नहीं आएगा 26 में आए ना आए, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये क्वेश्चन मतलब कुछ बात है इसमें। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मान लो कि भैया ने बोला है, इसका मतलब आएगा। माना कि ये क्वेश्चन 2026 में भी आएगा। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 100 ग्राम विलायक में हमने डब्बा लिया, उसमें 100 ग्राम पानी डाल दिया, वो बन गया विलायक। विलेय का इतना मोल डाला, विलेय डाला हमने कितना 1/10 मोल, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि 1/10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.1 मोल। 0.1 मोल हमने क्या डाला, कुछ भी नमक डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। हमको बोल रहा है मोलरता ज्ञात करने के लिए। जब हम लोग को मोलरता ज्ञात करनी है तो यानी कि हमको निकालना क्या है कि इसके 1 केजी में कितने मोल हैं, कितने मोल जो है विलेय घुल पाया है। ठीक है, तो यही निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोल बटे विलायक का। अच्छा, विलायक विलायक का 1 केजी है ना, विलायक का 1 केजी। अगर मैंने विलियन बोल दिया था तो मैं गलत बोला था। ठीक है, मैंने विलायक बोला था, मतलब तुमने गलत सुना था। मेरे मन में तो विलायक ही था ना यार। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं हमारा मोलरता। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन में, हालांकि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ देगा आपसे। तो मैं कहूँगा कि इस क्वेश्चन को भी आप बढ़िया से दिया है हुआ है करके लिखो। ठीक है, तो हम लोग दिया है लिख के करते हैं। दिया है, दिया है विलायक इतना, विलायक, विलायक का भार क्या दिया हुआ है, विलायक का भार, विलायक का भार है 100 ग्राम। और ये बात आपको याद रखना है कि 1 केजी में बात चल रहा था, अगर ग्राम है तो क्या करेंगे, 1000 से ऊपर हम गुणा कर देंगे। ठीक है, विलेय का इतना मोल गिरा, यानी कि विलेय का मोल कितना है, विलेय का मोल है हमारे पास 0.1 लिख दूं, या फिर 1 पॉइंट, यही जो लिखा है लिख देता हूँ, 1.10 मोल। ठीक है, चलो भाई, विलियन की मोललता ज्ञात करना है, तब लिखेंगे मोललता, मोललता। मोललता होता है विलेय के मोल बटे विलायक का भार केजी में। और अगर यहाँ पर ग्राम है तो हम लोग ये कर देंगे, क्योंकि विलायक का भार तो ग्राम में दिया है ना यार, हम लोग केजी में चाहिए ना, तो केजी में कर लेंगे उसको। ठीक है, चलो भाई, हम लोग के पास क्या आया, विलेय के मोल कितने, 1/10, 1/10 लिख दिया। विलायक का भार कितना है, 100 ग्राम, ऊपर इससे गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, बचा हमारे पास कितना, 1। तो हमारे पास बचता है 1 मोलल इज अवर आंसर। तो आसान था, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप गधा हो, मतलब कसम बता रहा हूँ मैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को ग्लूकोज के इतना ग्राम को इतना ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन की मोललता। फिर से हमको मोललता बोली जा रही है, तो फिर से हम लोग लिखेंगे जो दिया है हल। अच्छा मान लो एग्जाम में आप में समय नहीं है या फिर आपके पास मतलब आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन कैसे होगा, तो आप दिया है जो ना वही लिख दो। और अगर उतना भी लिख देते हो तो चलो कुछ तो लिखा, उसके बाद आप कोशिश करो कि अपने से अगर कुछ लिख सकते हो तो लिख दो, नहीं लिख पा रहे हो तो ठीक है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। ठीक है, तो ग्लूकोज के इतना ग्राम को इतना ग्राम में घोलने पर तो दिया है ग्लूकोज के इतना ग्राम, यानी कि ग्लूकोज का भार दिया है। इतना ग्राम जल यानी कि जल का भार। अब मोललता ज्ञात करनी है, तब मोललता विलेय के मोल बटे विलयन का विलायक का भार। ठीक है, विलेय के मोल ये हो गया। अब विलेय के मोल की अगर हम लोग बात करते हैं, विलेय के मोल की अगर हम लोग बात करें तो विलेय का मोल तो यहाँ पर दिया ही नहीं है, परंतु हम विलेय का मोल निकाल सकते हैं भार बटे अणु भार से। हम चाहें तो पहले विलेय के मोल अलग से निकाल के रख लें, फिर इस सूत्र में रखें, या फिर इसी सूत्र में हम लोग विलेय के मोल का फॉर्मूला वह रख लें, एक साथ ही कुल काम कर लें, है ना। एक साथ ही काम करने जाओगे तो हो सकता है कि आपको उल्टी हो जाए, परंतु अगर आप मजबूत हो तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। विलेय के मोल मतलब विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, तो विलेय का भार बटे विलयन का, अरे विलेय का, अच्छा विलेय का अणु भार कहो या मोलर द्रव्यमान या मोलर भार करो, सब एक ही चीज होता है। यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर आपको मोलर द्रव्यमान लिखा है, तो मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या है, इसका अणु भार ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ना अणु भार, या फिर मैं मोलर द्रव्यमान ही लिखता हूँ, नहीं तो कहोगे कि यार मजा नहीं आ रहा है, मोलर भार लिखता हूँ मैं। चलो भाई, इंटू में 1 में ये विलायक का भार। ये हो गया। अब सारी वैल्यूज रख दो, आपके पास आंसर तुरंत मिल जाएगा। चलो रखता हूं मैं, कैमरे में आ रहा है ना यार। ठीक 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 ठीक, तो चलो भाई करते हैं। विलेय का भार कितना है, 2.82। जल का भार सॉरी ग्लूकोज का, तो ये जो भार हो गया, ग्लूकोज का मोलर भार कितना होता है, 180 होता है। हमने पुराने वाले पार्ट ए में डिस्कस किया था इस चीज के बारे में, पहला ही क्वेश्चन शायद था जिसमें हम लोगों ने देखा था ग्लूकोज का जो मोलर भार होता है वो होता है 180। ठीक है, विलायक का भार कितना है, विलायक क्या है, जल है, जल का कितना है, 30 ग्राम है। ग्राम से मतलब होता है, हमको किलोग्राम में चाहिए ना, तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जीरो, हमारे पास 47 बटे 5 छक्का 30, ये हो गया। दशमलव में कन्वर्ट करोगे तो आपका लगभग आएगा ये, मैं दशमलव में कन्वर्ट ही कर दूं, दशमलव में कन्वर्ट करोगे तो आपका आएगा 0.51 है ना। तो इसका बोला था मोलल, तो हमारा मोलल तो आ गया। ठीक है, एम लास्ट में लिख दो, एम इतना मोलल यानी कि छुटका एम। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। 0.2 अंक या 1.1 0.2 अंक तक आप आंसर निकाल के छोड़ दो, आपको फेक के नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं हम लोग इस खतरनाक क्वेश्चन पर, जो कि आया हुआ है सन 2000 कितने में आया है ये क्वेश्चन, 17 और 23 में आया, 2 बार आया है, सन 2017 और 23। हम देख रहे हैं कि 2017 के क्वेश्चन बहुत दोहराए जा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब करो। चलो भाई, तो ये हो गया। अरे 52 आएगा जी, यहाँ पर 52 होगा भैया, 1 नहीं होगा। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अच्छा मैं ये भी कह रहा था कि मैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसका इंपॉर्टेंट लगा दूंगा।
तो मैं इन दोनों ही क्वेश्चन को में से इस वाले को मैं इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको भी वही मानो, मतलब है ठीक ठाक स्टार लाइक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैं कहूँगा आप मत करो, ठीक है, अगर आप बैक बेंचर हो तो। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशन है, बहुत टाइम वेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत टाइम वेस्टेड क्वेश्चन है, तो भैया जो है अब मज़ा नहीं आएगा। मगर फिर भी मैं बताऊंगा, अगर आप एवरेज हो, अगर आप टॉपर हो, और मेरे हिसाब से इस वीडियो को तो बैक बेंचर ही देख रहे होंगे, अगर आप बैक बेंचर नहीं होते तो आप यहाँ होते ही नहीं। इसलिए फिर भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़र्ज है दोस्तों, है ना। तो इसको भी देख लो ना, क्या दिक्कत है। चलो, यहाँ पर हम लोग को बोला जा रहा है किसी ताप पर एक विलायक का वाष्पदाब इतना बार है। अब कहो कि ये बार क्या है, तो जब हम लोग बचपन में थे तो हमने बल को पढ़ा था। तो बल में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम किसी चीज़ पर बल लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमने इस पर इतने न्यूटन का बल लगाया। और उसी जगह पर हम लोग ये भी कहते हैं कि हमने इस पर इतने, मान लो 5 डाइन का बल लगाया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जब थे पढ़े शुरुआत में, तो हमको लगा कि डाइन मतलब हर डाइन का मतलब लड़की होता है। नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता है, बट आप डाइन का मतलब लड़की से निकाल लेते हो, बट असली मतलब क्या था, बल से था, बल के मात्रक से था, है ना। न्यूटन और डाइन ये दोनों ही बल के मात्रक हैं। उसी तरीके से हमारा जो वाष्प दाब है उसके मात्रक को हमने यहाँ पर बार लिया है। बार का मतलब छुट्टा बार बार नहीं है, बार का मतलब हम लोग का मात्रक है। ठीक है, तो ये हो गया 0.5। अच्छा चलो भाई, ये ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने बोला कि विलायक का वाष्प दाब इतना है, मतलब विलायक इसमें है और ऊपर टोपी पहना है क्योंकि वाष्प दाब बन रहा है, मतलब कि इस पर जो वाष्प दाब है विलायक का वो इतना है। अभी के लिए क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, चलो ठीक है, रुक जाओ। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस को 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक में इसको मिलाया जाता है, किसमें, 42 ग्राम विलायक में, है ना। ठीक है भैया, मिलाया गया। इसका मोलर द्रव्यमान कितना है, 84 ग्राम है, ग्राम मोल इनवर्स है, जो भी है इतना में घोला गया। ठीक है, ठीक 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 ठीक। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 है, 0.414 है जो वाष्प दाब लगा रहा है, इतना भी ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 0.44 बार है, तो ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमने जो ये डाला है ना, हमको इसका आणविक भार पूछ रहा है ना। आणविक भार पूछ रहा है, यानी कि मोलर द्रव्यमान किसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है। तो आपको अगर लिखा तो है, मगर ये जो लिखा है ये दिया हुआ भार लिखा है ना, इसका आणविक भार थोड़ी लिखा है। ये जो लिखा है इसका दिया हुआ भार है ना। आणविक भार तो हम लोग कैलकुलेशन से निकालेंगे। हम लोगों को वाष्पदाब वगैरह दिया है, तो वाष्पदाब का हमारा एक फार्मूला था। हमने जब वाष्पदाब में अवनमन पढ़ा था, तो अवनमन के अंदर हमने फार्मूला पढ़ा था कि पी नॉट बी लिखो, माइनस लिखो, पी कुल लिखो, बटे में जो ये लिखा ना, इधर यहाँ लिखा, इधर नीचे लिख दो, ये ऐसे, और फिर इसके बराबर में लिख दो, इसके बराबर में विलेय के मोल, विलेय को W2 ले लेते हैं हम लोग, W2 और M1 ले लेते हैं, विलेय का मोलर मास, मोलर बास नहीं, मोलर मास, ठीक है। और इधर ले लेते हैं हम लोग विलायक का मोलर, विलायक के मोल, तो विलायक के मोल हो जाएंगे W1 इंटू W2, अरे M2। यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये दिया हुआ है, क्या दिया है हमारे पास, याद दिया हमारे पास 0.416 है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, 0.414 दिया है। ये कितना दिया है, 0.416 दिया है। ये कितना दिया है, 0.5। ये कितना दिया है, विलायक का मोल कितना है, विलायक का मोल है, मोलर द्रव्यमान है 84, ये भी दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, विलायक के कितना भार दिया गया, विलायक का 42 ग्राम दिया गया, तो 42 ग्राम यहाँ पर आ गया। हमको ये निकालना है। अरे नहीं, निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग कैसे इसको निकालेंगे। ठीक है, हमको इसी फार्मूला में क्या करना है, पूरे वैल्यूज को पुट अप करना है और इसका वैल्यू निकाल लेना है, आगे पीछे करके। ठीक है, चलो, इसी को करने में थोड़ा टाइम लगता है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि चलो भाई ठीक है, अगर समय है तो हम लोग एग्जाम में इसको करेंगे, नहीं तो इस 3 नंबर के लिए हम लोग अपना पूरा पेपर बेकार नहीं करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक में हम लोग ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं कम मेहनत कर भी। ठीक है, अभी ऑर्गेनिक आएगा तो मज़ा आएगा, मस्त मस्त हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन देखेंगे, तो चलो यार, अब हम लोग लिखते हैं कि हमको क्या क्या दिया है, क्योंकि दिया है इज द की ऑफ द क्वेश्चन। हल दिया है,
वैसे आज है धनतेरस और अभी धनतेरस के दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और अब देखो ये वीडियो आप लोगों तक कब तक पहुँचती है। मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो मैं नवंबर में पब्लिश करूँ। अब देखा जाएगा। अभी वैसे आज धनतेरस है तो धनतेरस है बस, और क्या। बस देखना है कि ये वीडियो मैं कब पब्लिश करता हूँ। चलो भाई, तो हल दिया है, ऊपर से देखते हैं। विलायक का वास्तव इतना है, तो विलायक का वास्तव यानी कि विलायक का वाष्प दाब कहते हैं क्या है? विलायक के वाष्प दाब को पी नॉट बी कहते हैं। निरूपित करते हैं। तो हमारे पास है 0.416 बार। ठीक है। तो विलायक का वाष्प दाब दिया हुआ है पी नॉट बी इज इक्वल टू 0.416 बार। इसके बाद बोला क्या हम लोग को? इसके बाद बोला हम लोग को 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को इतना में घोला गया। मतलब कि घोला गया मतलब कि विलय हमारे पास हुआ ना, तो अवाष्पशील ठोस जो है वो हमारे पास विलय हुआ। तो विलेय का भार 0.5 ग्राम दिया है। अच्छा, आप कहोगे आप कैसे पता विलेय का भार है? तो इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ग्राम है ना। अब ग्राम है तो भार ही दिया होगा ना। ml रहता तो मैं क्या कहता? आयतन दिया है। ठीक है, चलो। विलेय का भार, विलेय का भार हम लोग कहते हैं W2 कहते हैं। ठीक है, जो कि है 0.5 ग्राम। इसके बाद दिया है इतने ग्राम विलायक में घोला गया। मतलब कि विलायक का भार क्या दिया है? विलायक का भार हम लोग को दिया गया W1 इज इक्वल टू, अच्छा, विलेय का भार W2 माना तो विलायक का भार W1 मान लेते हैं, है ना। इसको 1 इसको 2, तो हमको 42 ग्राम दिया है तो 42 लिख लो। उसी के साथ विलायक का मोलर द्रव्यमान भी दिया है। क्या दिया है? 84। विलायक का मोलर द्रव्यमान क्या दिया? 84 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ठीक है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब क्या है? विलयन का वाष्प दाब है 0.414 बार। अच्छा, इसको कहेंगे क्या? पी नॉट कुल। अरे नॉट क्यों, पी कुल ही कहो सीधे। 0.414 बार। अब हम लोग को निकालना क्या है? ठोस का मोलर द्रव्यमान, यानी कि विलेय का मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान हमको नहीं पता, इसको हम लोग मान क्या रहे हैं? M2 मान लेते हैं। ठीक है, M2। विलायक का मोलर द्रव्यमान को हम लोग M1 मान रहे हैं। ठीक है, मैंने लिखा नहीं, भूल गया। खाना खाना बोलते हो? चलो भाई, तो हमारे पास ये चीजें आ गई। अब इतना लिख के आओगे तो यार 1 नंबर तो आपको दे ही देगा। मतलब कुछ तो रहम करेगा आपके ऊपर, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो। अब हम लोग आते हैं विलेय का मोलर द्रव्यमान पे। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम वो सूत्र जानते हैं जो हमने क्लास 12 में पढ़ा था। कौन सा सूत्र पढ़ा था? कि पी नॉट बी अपॉन में पी नॉट बी माइनस पी नॉट कुल इज इक्वल टू W1 M1 इंटू W2 M2। अब मान रखो, फटाक से आंसर लाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी नॉट बी का मान कितना है? 0.416 माइनस पी कुल कितना है? पी नॉट कुल या पी कुल जो भी कहना है वो कहो। तो हमारे पास पी कुल हमारे पास 0.414 है। अब हमारे पास क्या बचा? पी नॉट भी फिर से वही 0.416। इधर क्या बचेगा? W1 यानी कि ये 42।
अरे ससुरा गलती हो गया जी। अरे W1 बी। अरे ससुर करना आती। अरे यहाँ तो गलती हो गया जी। हम लोगों ने W1 W2 को रिप्लेस कर दिया। कोई बात नहीं, यहाँ पर होगा W2, क्योंकि हमने विलेय का पहले लिखना है ना, इसलिए दिक्कत हो गया। चलो ठीक है, मैं सूत्र सुधार देता हूँ, कोई बात नहीं। W2M2 इंटू में W1M1, ठीक है, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ पर आ जाएगा W2। W2 क्या है 0.5 इंटू M1 क्या है, विलायक का मोलर M1 84। M2 क्या है, अरे M2 तो है या नहीं है, M2 तो निकालना है। चलो भाई, W1 क्या है, W1 है 42। यहाँ से ये हटेगा तो आ जाएगा यहाँ पर 10। यहाँ पर कुछ परपंच हम लोग करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। तो यहाँ पर पंच पहले कर, ये दोनों ही कट गया, बचा क्या 1/M2। 1/M2 बचा, इधर बचा, ये इधर देखते हैं क्या बचा। चलो भाई, तो हमारे पास इधर क्या बच रहा है 0.16 0.14 0.02 0.02 आई थिंक बचेगा। तो हमारे पास बचा 0.002। कौन भाई, तो यहाँ पर हो गया 0.02 0.002 और नीचे हो जाएगा 0.416। इससे ये गया इज इक्वल टू 1.M2। अरे M2 तो 208 आ गया जी, M2 208 आ गया। लो भैया, तो M2 हमारे पास यहां से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, उसके बाद था ये, उसके बाद था ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आप मेरे हिसाब से कर सकते हो। इतना तो कैलकुलेशन लगाया, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें था नहीं, है ना, अगर करने बैठा जाए तो कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, मतलब आसान है। मैं इसको कहूँगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देता हूँ मैं। लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों। चलो यार, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास आ गया 48 mm, ठीक है, इसको निकालते हैं। P0 भी कितना दिया है 60 इंटू 3, सॉरी यहाँ पर कितना है, बी का कितना है 2 है, 2/3 + 2 हो जाएगा 60 इंटू 2/5, ये जाएगा हमारे पास 1 बचेगा 2, 12 दूनी 24। तो हमारे पास तब P कुल हमारे पास आ जाएगा इतना जोड़ने पर 4, 8 4 12 के 2 चला 1 4 1 5 6 7। तो हमारे पास आ गया 72 mm, ठीक है। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था हमारे वन शॉट में। अगर आप ध्यान से याद रखो तो आपको याद होगा वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या है। हम लोगों ने जब अणुसंघ गुणधर्म शुरू किया था, हमने पहला ही अणुसंघ गुणधर्म देखा था वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि जब हम ऐसे कंटेनर लेते हैं, थोड़ा सुंदर बनाऊं, जब हम कंटेनर लेते हैं उसमें कुछ द्रव को लेते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि जब हमने इस कंटेनर में चीनी मिला दिया तो वाष्प दाब घट गया, और इसी को कहते हैं वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। क्या मिला है हमने, NaCl मिला दिया, चीनी मिला दिया, NaCl मान लो मिला दिया, कुछ मिला देते हैं ना तो प्रभाव पड़ता है वाष्प दाब पर। वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है। तो हम लोग वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन के अंतर्गत क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि जब हम लोग किसी अवाष्पशील विलेय को विलयन में मिलाते हैं या फिर विलायक में मिलाते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, फिर से बोलता हूं मैं, कि जब हम अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो हम पाते हैं कि जो विलायक का वाष्प दाब है उसमें उसके वाष्प दाब में कमी आ गई है, इसे ही वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहते हैं। और
इसको बोला है कि राउल्ट के नियम से सूत्र निर्धारित कीजिए। तो शायद कुछ याद आ रहा होगा आपको। एक सूत्र मैंने ऐसा भी क्वेश्चन में हमने किया हम लोगों ने, पी नॉट बी माइनस पी कूल अपॉन में पी नॉट बी इज इक्वल टू ऐसे, यही है हमारा फॉर्मूला। इसी को यहाँ पर लिख देना है, बस निर्धारित करते हुए लिखना है। तो बाकी तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑन वीडियो, ठीक है, ऑन वीडियो वन शॉट। आप यहाँ देख लेना। इसको बता देता हूँ कि इसके राउल्ट के नियम का सूत्र वगैरह क्या जो भी है। तो हम लोग लिखेंगे पी नॉट बी माइनस पी कुल समानुपाती है एक्स ए के, ठीक है, और नीचे पी नॉट, ये हमारे पास बराबर समानुपाती हटेगा तो के आ जाएगा, लिख देंगे के। समानुपाती हटा और आ गया के एक्स ए। के का मान अगर हम लोग एक रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। के का मान हमने क्या रखा, एक रख दिया, ठीक है। आप लोग एक लाइन कर लेना, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं जो एक कर दे रहा हूँ। चलो भैया, तो ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये दो क्वेश्चन मतलब मैं कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यार ये रहे कुछ और क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी इस पूरे पेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कुछ है तो वो है हमारे पास एक ये क्वेश्चन जो कि मतलब मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी इस पर मैं स्टार लगाना चाहूँगा। और ये वाला क्वेश्चन मतलब काफ़ी आसान है तो मैं इस पर भी एक स्टार लगाना चाहूँगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि दो द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm तथा 60 mm हैं। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन की कुल वाष्प दाब क्या होगा। हमको समझ में नहीं आया क्या बोला, भाड़ में जाए, मैं बताता हूँ क्या बोला। हमने लिया ये, ठीक है। अब दो द्रव मिलाया, मान लो इसमें हमने दारू मिलाया और हमने इसमें मिलाया पानी। दारू पानी, दारू और पानी मिलाया तो हम लोग मिलाने पर जब टोपी पहना देंगे तो कहाँ देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि ये दोनों ही वाष्प दाब बनाएंगे। अब कहोगे वाष्प दाब क्या होता है, हमने तो वन शॉट नहीं देखा है ना, तुमने तो वन शॉट देखा नहीं है। तो बस समझ लो कि कुछ वाष्प दाब होता है, ऐसा ही कुछ होता है। मैं बता ही देता हूँ। जब आप द्रव को इसमें घोलोगे तो दोनों जो दारू है वो पानी है, दोनों ही सतह पर आएंगे कण इसके। और जब सतह पे कण आएंगे ना तो ऊपर उड़ने लगेंगे, भागने लगेंगे ऊपर। कारण पृष्ठ तनाव करके कुछ होता है। चलो बाढ़ में जाए। तो जब ऊपर आएंगे जो सब दाब लगाएंगे सतह पर, इसको कहते हैं वाष्प दाब। और हमको पूछा गया है ना कि इस पूरे विलयन का कुल वाष्प दाब कितना है। तो कुल वाष्प दाब कितना होगा, हम लोगों को अगर पता चल जाए पानी का वाष्प दाब और हमको पता चल जाए दारू का वाष्प दाब और दोनों को जोड़ दें तो पूरे विलयन का वाष्प दाब हमको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं पी कुल बराबर पी ए प्लस पी बी, ठीक है। अब पी ए और पी बी तो हम लोग को दिया नहीं है, हम लोग को क्या दिया है कि ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः इतना है। अब कहोगे पी ए पी बी तो वही हो गया है ना, बट हम लोग को जो ये दिया हुआ है ये क्रमशः दिया हुआ है, मिलाने के बाद नहीं दिया है। तो मिलाने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हम लोग निकालेंगे पी ए बराबर फॉर्मूला से पी नॉट ए एक्स ए। ये याद है कि नहीं, भूल गए, वन शॉट तो देखा होगा ना भाई, तो वन शॉट में पढ़ा था मैंने, ठीक है। और हम लोग क्या निकालेंगे, और हम लोग निकालेंगे पी बी, ये हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। पी नॉट ए यहां पर दिया है, पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए है ये 80 mm, 80 इनटू ये एक्से क्या है, एक्से तो मूल प्रभाज को कहते हैं। मूल प्रभाज की परिभाषा क्या होती है, मूल प्रभाज को तो होता है मतलब मूल प्रभाज का सूत्र होता है विलय के मूल बटे विलयन का कुल मूल। तो विलय का मूल कितना है, एक्स ए का कितना है, ए का कितना है 3, विलयन का कितना है 3 + 2, सब दिया हुआ बस लिखना है यहाँ पे, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा हमारे पास 80 गुणे 3/में 3 + 2 5। ठीक है, 80 है ना यहाँ पे। ठीक है, 5 से 80 कटेगा हमारा, 5 एकम 5 बच्चा 3 बच्चा 3। ठीक है, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तियां 48। तो जो तीसरा वाला क्वेश्चन है ना, ये मान के लो अगर में 3 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा है जान वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दिया गया है। ठीक है, बिना क्वेश्चन को पढ़े पहले लिखते हैं दिया गया है, हल दिया है। क्या दिया है? 12 ग्राम ग्लूकोज, भार में जाए ग्लूकोज, फिर हम लिखेंगे ग्लूकोज यानी कि विलेय। विलेय का भार हमको पता चल गया 12 ग्राम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 100 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का भार, 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक इतना पाया गया। जल में घोलने पर क्वथनांक कितना पाया गया ना, मतलब कि क्वथनांक बाद में पाया गया ना, तो बाद का क्वथनांक क्या लिखते हैं? टीबी। टीबी क्या है? 100.34। ठीक है, हमको बोला है ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, मतलब हमको केबी निकालना है। मोलल उन्नयन स्थिरांक पढ़ा था ना हम लोगों ने, वन शॉट में पढ़ा था, शायद आपको शायद याद आ रहा हो। ठीक है, चलो वन शॉट नहीं देखा है तो फिर से जाके देख लो, जब बहुत पछताओगे। मतलब इतना इसके बाहर तो यार, मतलब क्वेश्चन कहाँ जाएगा यार, क्वेश्चन करो यही सब। चलो तब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम पढ़े थे वन शॉट में कि जो टी नॉट डेल्टा टीबी वो बराबर होता है के बी इंटू एम के, इंटू ही लिखूं ऐसे डब्बा बनाए ऐसे। चलो भाई, एम एम यानी कि मोललता। अब मोललता मतलब क्या होता है? मोललता का फॉर्मूला लिखा होगा, के बी इंटू एम, मतलब कि विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, विलायक का भार, आयतन नहीं विलायक का भार। ठीक है, तो विलेय के मोल बटे विलायक का भार, विलेय के मोल बटे विलेय का, विलेय के मोल, मोल मतलब भार बटे अनुभार, सीधे लिख दो ना, विलेय के मोल लिखता हूं मैं। ठीक है, फिर बार बताऊंगा आपको, विलेय के मोल बटे विलायक का भार, भार। अब यहां पर देखो, विलेय के मोल तो हमको पता नहीं है, कहीं दिया ही नहीं है, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? भार बटे अणुभार करना पड़ेगा। तो विलेय के भार बटे अणुभार। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं मैं, अणुभार, अणुभार लिखो या फिर मैं M2 लिखता हूं। ठीक है, चलो भाई, M2 मतलब अणुभार। टी नॉट बी मतलब क्या होता है? टी नॉट बी मतलब कि, अच्छा, टी नॉट बी का जब विस्तार करेंगे तो कैसे लिखना है मैंने बताया था भैया, कैसे लिखना है। क्योंकि यहाँ पर क्वथनांक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब कि पहले कम था बाद में ज्यादा हो गया, तो पहले कम था बाद में ज्यादा हो गया, तो बाद वाले में से कम वाले को घटाओगे ना, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटा जाता है ना। तो बड़ा कौन था? बाद वाला। बाद में कौन था? टीबी। तो हम लिखेंगे बाद वाला पहले, माइनस करेंगे टी नॉट बी। ठीक है, इज इक्वल टू के बी, के बी तो निकालना है हम लोग को, के बी इंटू के बी इंटू विलेय का भार, विलेय का भार 12। अब सीधा लाइन खींचूंगा, ये रहा सीधा लाइन। चलो भाई, ये फिर भी ठीक लग रहा है देखने में। M2 विलेय का अणुभार, विलेय क्या है? ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है ना, मैंने आपको याद है ग्लूकोज का अणुभार? नहीं यार, C6H12O6 निकालो बैठ के इसका। चलो भाई, हमको इतना कर लिया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, विलायक का भार, विलायक का भार 100 ग्राम। विलायक का भार केजी में लिखा जाता है ना, पर यहाँ पर तो ग्राम में, तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा।
कुछ कट रहा है? अरे कट रहा है भाई, बिल्कुल कट रहा है। डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये कटेगा 3 से काटता हूँ, 6 बार में, और ये 4 बार में। अरे वाह, 3 बार में और ये 2 बार में, यानी कि अरे ससुरा 4 से कट रहा था जी। तो 4 के 4, 4 नहीं, 12, 4 से कट रहा, 4 से। चलो तीन टीबी कितना है, ये रहा टी नॉट भी। अरे यार, टी नॉट भी तो पता ही नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं दिया है ना कहीं है। जरा खुद से सोचो, टी नॉट भी क्या हो सकता है। विलयन, विलयन किसका है? जल वाला है ना जी। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री लिखो ना। अच्छा, 100.00, ये हो गया हमारे पास 2 kb/3। चलो भाई, इतना हो गया। चलो भाई, इतना हो गया। अब घटाने पर तो आ जाएगा 0.34। केबी का मान निकालना है तो एक काम करता हूँ, इन दोनों को जरा लेता हूँ, 3 गुणा मिला देता हूँ, इसको भाग में ला देता हूँ, इज इक्वल टू केबी। तो यहाँ से हमारा केबी का फाइनल मान जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा ऊपर हल करने पर। इसको हटाएंगे तो नीचे आएगा 2 जीरो। तो यार 17 कट गया। अब हमारे पास 17 के 17, 17 17 51। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 51, और नीचे 2 जीरो है, तो यहाँ पर आ गया 10। ठीक है, समझे ना रहिए। नीचे 2 जीरो था, 2 अंक के बाद 10 लगा दिया, ठीक है। तो आगे हमारे पास 0.51 डिग्री सेल्सियस, अरे सॉरी, केल्विन पर मोलल, के सेल्सियस पर मोलल। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे 2-4 और क्वेश्चन और इस वीडियो को समाप्त करेंगे, और फाइनली चैप्टर भी खत्म समाप्त हो जाएगा। अब मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर बैक बेंचर हो तो आप 90 तक, मतलब आप ठीक ठाक नंबर ला सकते हो। तो चलो यार, अब और कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, मैं कहूँगा कि ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मतलब पूछे जाते हैं, मतलब खुद देखो ना, यहाँ पर जो 18 में 20 से पूछा गया है, 19 से पूछा गया है। तो मैं इन दोनों में ही कहूँगा कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं क्या है इसमें। चल भाई, तो यहाँ पर हम लोग को कुछ भी दिया हो चाहे भाड़ में जाए, हम पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, 0.3 ग्राम यूरिया। अरे यार, 0.3 ग्राम यूरिया मतलब कि यूरिया मतलब विलेय को भार है ना, ग्राम में दिया है मतलब, तो लिख दो विलेय का भार, यूरिया या विलेय का भार 0.3 ग्राम। फिर क्या दिया है, 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम जल मतलब कि विलाय का भार दे दिया, जल 100 ग्राम, 100 ग्राम में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करें। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान हमारे पास है, लो भैया, तो जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान है हमारे पास 0.52। चलो अब करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक का मतलब KF, KB 0.52 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 3 चीजें दी हुई हैं और हम लोगों को निकालना है क्वथनांक का उन्नयन। अब क्वथनांक का उन्नयन निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला अब तो याद आ ही रहा होगा, है ना। हम जानते हैं T0B डेल TB। इस पूरे टर्म को क्या कहते हैं? इस पूरे टर्म को ही तो कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन गणना ना, तो हम इसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो मैं लिखता नहीं हूँ, बस याद रख लो, ठीक है। इसको कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, जो कि होता है KB इंटू M, यानी कि मोललता के। तो हमको ये निकालना है, तो डेल, अरे यार ग्रेड डेल्टा लिख रहा हूँ मैं,
डेल टी बी इज इक्वल टू, के बी का मान तो पता है, के बी कहाँ गया, ये रहा 0.5, टू टू भी लिख दो यार, 0.52 इंटू में मोललता मतलब होता क्या है, विलेय के मोल बटे विलायक का भार, वो भी केजी में। तो विलेय के मोल कहाँ है, अरे विलेय के मोल तो हैया नहीं है, तो विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, अणु भार की जगह मैं m2 लिख देता हूँ। मेरी आदत है समय बचाने की और अपना स्याही बचाने की, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल तो मोनेटाइज हुआ नहीं है अभी, है ना, तो मुझे स्याही की जो कीमत है, एक एक बूंद स्याही की कीमत तुम क्या जानो बैक बेंचर्स, 24 रुपये का मिलता है ये। कहाँ थे यार हम लोग, हाँ विलायक का भार वो भी केजी में, विलायक का भार केजी में चाहिए, मगर यहाँ पर ग्राम में दिया था, हम 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। चलो यार हमारे पास डेल टी बी हमारे पास आ गया 0.52 इंटू यूरिया का भार कितना दिया हुआ है, 0.3 दिया हुआ है, तो लिखो 0.3। अब यूरिया का अणु भार कितना होता है, मैंने बताया था ना, यूरिया कहाँ से निकलता है, यूरिया निकलता है यहाँ से, इसको हटाओ यहाँ पे लगा दो, 60 बन गया, 60 अणु भार हो गया 1000, इसको हटा दो भाई। चलो विलायक का भार क्या है, विलायक का भार, अरे विलायक जल है ना, तो 100 ग्राम लिखा तो है, 20 20 10 10, ये हटा नीचे आ गया 10, ये हटा नीचे आ गया 100, काटा पीटी लूटा पीटी आंसर। तो अब शुरू करते हैं काटा पीटी। आंसर चलो यार ये हो गया, इतने डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 0.02 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे पास तापमान में परिवर्तन आया है। तो चलो भैया बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है ये। चलो यार तो फिर से वही हल, बिना क्वेश्चन पढ़े हल लिखो, लिखो दिया है, क्या दिया है, 0 डिग्री ताप पर हमको ताप दिया है, ताप यानी कि T बराबर 0 डिग्री। अब 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हम लोग को केल्विन में परिवर्तित करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग करना पड़ेगा 0 + 273 जोड़ दो जो दिया है, तो उतना केल्विन आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 273 उसमें जोड़ देंगे, तो 0 में 273 जोड़ा तो हमारे पास क्या आया, 273 आ गया। अब हमारे पास क्या दिया है, 0.45 ग्राम ग्लूकोज, मतलब कि हमारे पास क्या है, विलेय का भार है ना, विलेय ठीक है, 250 मिलीमीटर जल में घोलकर, जल मतलब कि विलायक 250 मिलीमीटर, तो लिखो भैया 250 मिलीमीटर विलायक, या जल भी लिख सकते हो, भार नहीं आयतन, मिलीमीटर दिया है ना, तो आयतन, अगर मिलीमीटर दिया है, अगर लीटर दिया है, अगर यही जो देता है, मतलब नॉर्मली ये देता है मिलीलीटर, मिली है मिलीमीटर जल, अरे मिली है रे यहाँ पे, तो मी मीटर कहाँ आ गया, चलो भाई इतना मिलीलीटर जल में घोलकर, चलो तो मिलीलीटर आए या लीटर आए, ये दोनों ही आयतन के लिए यूज होते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया 250 मिलीलीटर, मिलीलीटर को हमको बदलना है लीटर में, तो हम पढ़ते हैं मिली सेंटीडेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, तो ग्राम वाले जगह पर आता है हमारे पास लीटर भी, ठीक है। तो मिलीमीटर ये रहा, मिलीलीटर ये रहा, तो मिलीलीटर से हमको कहाँ जाना है, हमको जाना है लीटर में, तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम, मतलब कि 3 जीरो, मतलब कि हम 3 कदम इधर आ जाएंगे, मतलब कि हमारे पास क्या हो जाएगा 1 कदम
2 कदम 3 कदम यानी कि 0.250 लीटर, ठीक है। मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। चलो यार ये हो गया। अब क्या पूछा है, परासरण दाब पूछा है। तब परासरण दाब P बराबर, तो इसको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है जो कि है पवन रीता। पवन रीता, पवन रीता बराबर का चिन्ह लगा दो, हमारे पास फॉर्मूला याद हो गया आपको, पीवी बराबर एनआरटी। अब पी बराबर एनआरटी अगर आप भूल भी जाते हो ना, तो आपको अगर परासरण दाब वाला फॉर्मूला याद रखना है तो आप याद रखो पवन बराबर आरटी। पवन रीता से प्यार करता है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो पवन रीता से प्यार करता है, आरटी रीता, ठीक है। तो पवन रीता से प्यार करता है, हमारे पास ये ट्रिक हो गया। चलो भाई इसको हटाता हूं और पवन रीता से प्यार करता है इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। कैसे लिखता हूं, आप लिख देना, हम जानते हैं ऐसा ऐसा करके, ठीक है। मैं सीधे लिखता हूं पी बराबर एन आर टी। अच्छा, क्वेश्चन में आपको आर का वैल्यू ना दिया रहेगा, बट अभी हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। मैं रेड पेन से लिख दूंगा, आर का वैल्यू जो है यहीं पर लिख ही देता हूं मैं, ठीक है। हमारे पास आर का वैल्यू होता है 0.0। अच्छा, आर का वैल्यू आपको याद कैसे होगा, देखो मेरी बात सुनो। अगर पहले चैप्टर में आपको आर का वैल्यू लिखना है तो आप लोग लिखोगे वो जो मैं बता रहा हूँ। अगर तीसरे चैप्टर में आर का वैल्यू लिखना है तो आप लोग कुछ और लिखोगे जो उसमें बताया जा रहा है, ठीक है। अभी मैं इसमें बताता हूँ क्या रहता है। तो पहले चैप्टर में आर की वैल्यू यानी कि गैस नियतांक की वैल्यू को याद रखने का ट्रिक है कि लड़की ने ब्रो बोल के 21 दिया, ठीक है। लड़की ने ब्रो बोल के 21 दिया। लड़की 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 ने ब्रो बोल के 21 दिया, इसको बना दो 8, ठीक है। लड़की ने ब्रो बोल के 21 दिया, ये लड़की हो गई। अब इसको समझाने की जरूरत है नहीं आपको, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। 21 21 भी समझने की जरूरत नहीं है, 21 मतलब 21, अब ब्रो मतलब कि बी का मतलब 8, तो ये इसका मान हो गया, ठीक है। अब तो कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे, मुझे पता है। चलो यार, तो हमको पी का वैल्यू निकालना है, तो पी बराबर एन आर टी बाई वी। एन का मान कितना है, एन क्या है, मोल है ना, तो मोल का मतलब भार बटे अणुभार। भार कहाँ है, विलय का भार ये रहा 0.45। विलय का अणुभार कितना होता है, 180 है ग्लूकोज का। ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का 180 बताया था मैंने। और मैं कहता हूँ ग्लूकोज का रट लो, मतलब अणुभार 180 180 180, और यूरिया का भी रट लो 60 60 60 60। चलो, तो ये हो गया। आर का मतलब ये 0.0821। वी का मान कितना है, वी 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 0.25। और क्या बचा, टी का मान बचा, टी कितना है 273। अब इतना लंबा कैलकुलेशन, उसी में काटा पीटी, 2 अंक से 2 अंक गया, ये बचा 1 2 3 4 अंक, बाहर 1 अंक हटा ही दो तुम। खैर अभी इतना याद रखो, ठीक है। मैं सीधे आंसर ही लिख देता हूँ। पी बराबर हमारे पास आता है, तो पी का वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाता है 0.22 एटीएम। अब देखो भैया, इतना लंबा कैलकुलेशन मैं काटा पीटी करूंगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। और बड़ा गंदा कैलकुलेशन है। मैं तो कहता हूँ इतना लिख के आंसर उसी में कुछ भी लिख दो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख के आ जाओ, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इतना तक भी लिख देते हो ना, नंबर मिलेगा तुमको। अगर मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर तुम्हें मिलेगा, 1 नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने यहाँ तक नहीं आ पाए, ठीक है। और यहाँ तक तुम अप्रोक्सीमेट अगर 0.32 कुछ लिख के आ जाना 0 पॉइंट में, नंबर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखने वाले हैं, मैं देखता हूँ कुछ और क्वेश्चन होगा तो बताऊंगा, नहीं तो फिर अभी हम लोग का वीडियो एंड हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ कुछ अच्छा क्वेश्चन मिल जाए तो चलो यार, हम लोग अपने अंतिम जो पड़ाव है उस पर आ चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये वाला। ये क्वेश्चन जो है वो मेरे एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि मैं अपने जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो भी करवा रहा हूँ, तो ये भी मैंने इसमें से ले लिया है। क्वेश्चन 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो फटाक से देखते हैं इसमें क्या करना है। यहाँ पर मैं ध्यान से बात करूँ आप लोगों से, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था अपने 1 शॉट में, जो कि था पाई बराबर सी आर टी। पाई था परासरण दाब, सी हमारे पास था कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, आर गैस नियतांक और टी था ताप, ठीक है। इसी को यहाँ पर लगाएंगे। चलो यार, हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हम पर लिखे दिया है, हल दिया है।
27 डिग्री सेल्सियस यानी कि ताप पर, ताप इज इक्वल टू क्या दिया है, ताप दिया है 27 डिग्री सेल्सियस बराबर 27 डिग्री सेल्सियस पर 273 डिग्री केल्विन, है ना। अच्छा केल्विन नहीं, जो सीधर जोड़ देंगे बस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 300 केल्विन। केल्विन में बदलना है तो 273 सेल्सियस में जोड़ दो, हमारा केल्विन आ जाएगा। ठीक है, चलो यार, हमारे पास 1/m/10 ना परेशान करने वाला होता है। मैं बड़ा परेशान था इसमें, मेरे एग्जाम में आया था ना, मैं कसम बता रहा हूँ, मैं सब परेशान था, m/10 क्या होता है यार। तो फिर मेरे दोस्त ने बताया कि इसका मतलब होता है 1/10 मोलल, मोलल इसका मतलब मोलल होता है ना। तो 1/10 मोलल दिया हुआ है, यानी कि कंसंट्रेशन दिया हुआ है ना। मोललता क्या है, मोलरता क्या होता है, मोलर, है ना, मोलल नहीं मोलर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास C बराबर क्या दिया हुआ है, 1/10 मोलर पर आसरण दाब पाई ज्ञात करना है। तब पाई बराबर होता है CRT, पाई बराबर होता है C का मान 1/10, R का मान लड़की ने ब्रो बोल के 21 दिया, ठीक है, 21 दिया, ब्रो को हटा के 8 कर दो, लो ये R का मान आ गया। T का मान 300, चलो भाई, बटे में इसको मैं 2 अंक तक कर लूँ, 3 अंक आ जाएगा, ठीक है, ऐसे तो 3 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो, अब क्या बचा, 3 से नीचे कुछ कट नहीं रहा है, 82 अपॉन में 3 अपॉन में 100, तो हमारे पास आ जाएगा 3 दूनी 6 और 8 के 8 तक 24, 2 अंक यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 2.46। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को देने वाला हूँ होमवर्क, उम्मीद है क्वेश्चन आप कर लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है इतना ग्राम जल और इतना ग्राम एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल मतलब कि एथिल मतलब कि 2, है ना, 2 कार्बन एथिल, तो एथिल अल्कोहल का मतलब क्या होगा, ये, ठीक है। अब इसका अपना अणु भार और जो भी आपको निकालना है निकालो, ठीक है, मोल प्रभाव ज्ञात करना है दोनों का, आराम से हो जाएगा, मतलब मेरे हिसाब से आप कर लोगे इसको, है ना। चलो भाई, तो इसी के साथ हम लोग का जो क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है वो खत्म होता है। विलियन के लिए अब नेक्स्ट वीडियो आएगा वैद्युत रसायन के क्वेश्चन आंसर के लिए, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। एंड मैं कसम बताऊं तो जिस लड़के ने इस पूरा वीडियो को अगर फॉलो किया होगा, अगर आप बैक बेंचर हो, अगर आप टॉपर भी हो और इस पूरे वीडियो को फॉलो करते हो, तो बैक बेंचर सीरीज चलते चलते आप कब टॉपर बन जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। मैं कसम बताऊं तो इतना मुझे संभावना है कि पेपर इसी के आसपास में आएगा, है ना। इससे बाहर पेपर आया मतलब कि आपकी किस्मत बहुत बेकार है। आपका जो कर्म है, आपका जो काम है, वो है पढ़ाई करना, बाकी सब तो बस ऊपर वाले के हाथ में है। आप पढ़ लो, एग्ज़ाम देने जाओ तो ये बोल कर जाना कि अगर जो मैंने नहीं पढ़ा है वो आ गया तो इसका मतलब है कि मेरी किस्मत बेकार है, ठीक है। बस यही बोल के जाना और मस्त जाएगा पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।